इससे पिछले वीडियो में हमने 1919 का अधिनियम, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट एक्ट, इसके अलावा खिलाफत आंदोलन किया था। आज हम असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में करेंगे। असहयोग आंदोलन ये 1920-21 में चला। असहयोग आंदोलन ये गांधी का पहला व्यापक जन भागीदारी वाला आंदोलन है। असहयोग आंदोलन के पीछे जो पृष्ठभूमि रही, हम देखेंगे कि गांधी ने जो भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था वो एक सहयोगी के रूप में किया, और इन्होंने शुरुआत में जो आंदोलन चलाए, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, अहमदाबाद आंदोलन हो या फिर खेड़ा सत्याग्रह हो, ये तीनों ही आंदोलन सफल भी इसलिए हुए कि इन्होंने अंग्रेज़ों के सहयोगी के रूप में भाग लिया था और अंग्रेज़ भी कहीं ना कहीं इनके साथ सहानुभूति रखते थे। फिर अंग्रेज़ों ने यह वादा भी किया था कि युद्ध समाप्ति के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाली सरकार भारतीयों को दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किए जाएंगे। लेकिन विश्व युद्ध समाप्ति के बाद अंग्रेज़ों ने अपना ये वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि 1919 का जो अधिनियम आया उससे भारतीय असंतुष्ट थे, उससे सुधारों की एक तरीके से छाया मात्र ही प्राप्त हुई। इसके अलावा सरकार ने रौलट एक्ट पारित किया, काला कानून जिसको कहा गया, ये भारतीयों के पूरी तरीके से खिलाफ था, जिसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को भी 2 साल तक निरुद्ध किया जा सकता था। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दूसरी तरफ जो मुस्लिम वर्ग था उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, लेकिन तुर्की का भी खंडन कर दिया अंग्रेज़ों ने, तो मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। तो जो असहयोग आंदोलन चला वो रौलट एक्ट, 1919 के अधिनियम से कुछ न मिलना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत का प्रश्न, इन सारी चीज़ों ने गांधी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया और गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन ये जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो 1920 में ही जून में एक इलाहाबाद में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे नेता शामिल हुए थे, और इस सम्मेलन में ही ये तय हुआ था कि खिलाफत के प्रश्न को लेके एक असहयोग आंदोलन चलाया जाए और ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग किया जाए। बाद में 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में भी मनाया गया। इसके बाद एक कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ये विशेष अधिवेशन था और इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव लाए गांधी। इस प्रस्ताव को यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया। हालांकि चित्तरंजन दास या फिर एनी बेसेंट, इन सारे लोगों ने, जिन्ना ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। बाद में 1920 में ही नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ, इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और जो लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास का विरोध था वो भी समाप्त हो गया और गांधी जी को अनुमति मिल गई एक असहयोग आंदोलन चलाने की। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। हालांकि इसी समय 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाद में 31 अगस्त से ये शुरू हो गया था हालांकि आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1921 में एक तिलक स्वराज फंड बनाया गया, जिसमें 6 महीने में ही 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए ताकि आंदोलन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा अब असहयोग आंदोलन जो था, इसके जो कार्यक्रम थे, इसमें यह था कि जो भी उपाधियां हैं वो त्याग दी जाएं, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करें छात्र, इसके अलावा वकालत छोड़ दें अपनी। जो शराब की दुकानें थीं उन पे धरना देना ये कार्यक्रम में नहीं था, लेकिन महिलाओं ने शराब की दुकानों पे धरना दिया। तो इस तरीके से इस आंदोलन में ये सारे कार्यक्रम थे। बड़े पैमाने पर वकीलों ने वकालत छोड़ दी। इस समय हम देखेंगे कि चाहे चित्तरंजन दास हों, वल्लभ भाई पटेल हों, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन सारे लोगों ने वकालत छोड़ दी।
सरकारी उत्सवों के बहिष्कार की बात कही गई और जो विदेशी वस्त्र था उसका पूरी तरीके से बहिष्कार करने की बात की गई। तो जगह जगह भी ये आंदोलन बहुत तेज़ी से फैला और इस आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पे किसान शामिल हुए। तो इस तरीके से ये पहला भारत का व्यापक जन भागीदारी वाला आंदोलन है। हालांकि आंदोलन के पहले ही गांधी ने ये कह दिया था कि आंदोलन अहिंसक होगा, अहिंसा का पूरी तरीके से जो आंदोलनकर्ता होंगे वो पालन करेंगे। इस समय एक चीज़ और हुई कि छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़े थे, तो इस समय कई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित की गई। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में स्थापित किया गया, बाद में ये दिल्ली हस्तांतरित हो गया था। तो जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ, इसके अलावा काशी विद्यापीठ, तो ये सारे शिक्षण संस्थाएं खोली गई इस समय। 1921 तक आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया, लेकिन 1922 में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा ये गोरखपुर में एक स्थान है। तो यहीं पे कांग्रेसी कार्यकर्ता, एक भूतपूर्व सैनिक थे भगवान अहिर, तो भगवान अहिर के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसमें भगवान अहिर को बुरी तरीके से पुलिस ने पीटा लाठियों से और इससे जनता उग्र हो गई और जनता ने एक थाना फूंक दिया और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। तो ये 5 फरवरी 1922 को ये कांड हो गया, चौरी चौरा कांड, और इस तरीके से आंदोलन हिंसक हो गया। इसके अलावा भी कुछ जगह हिंसा की घटनाएं हुई थी, लेकिन जब ये आंदोलन यहाँ पे इस तरीके से हिंसक हो गया, तब गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव द्वारा आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत में ये कहा था कि हम 1 साल में स्वराज की प्राप्ति करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस जब लिया, इसके बाद 18 मार्च को उन पे केस चलाया गया और ब्रूमफील्ड सेशन जज था, तो इसकी अदालत में इनको सज़ा दी गई 6 साल की। तो इस तरीके से मार्च में गांधी जी को गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया गया। हालांकि इनको 1924 में ही छोड़ दिया गया था। तो इस तरीके से गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। गांधी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया तो इसकी बड़ी आलोचना हुई, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा कि जब आंदोलन अपने चरम पे था, बस हम स्वराज प्राप्त करने वाले थे, तब गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना की। तो इस तरीके से कई लोगों ने आलोचना की। कई लोगों ने तो ये कहा कि गांधी के अंदर नेतृत्व क्षमता ही नहीं। लेकिन ये माना जाता है कि गांधी ने आंदोलन इसलिए वापस लिया था क्योंकि गांधी का ये मानना था कि अभी भारतीय जनता अहिंसक आंदोलन के लिए प्रशिक्षित नहीं हुई है। दूसरी चीज़ कि अब चूँकि एक जगह हिंसा हो गई थी, तो अब इसकी बारंबारता होती, जगह जगह हिंसा होती, और हिंसक आंदोलन को ब्रिटिश जो सरकार थी वो दमन चक्र द्वारा आराम से दबा देती। तो उनको मौका मिल जाता ब्रिटिश सरकार को। और एक बार अगर पहले ही इस तरीके के आंदोलन में अगर शक्तिशाली दमन चक्र हो जाता, तेज़ी से आंदोलन दबा दिया जाता, तो फिर अगले आंदोलन के लिए जनता फिर तैयार नहीं हो पाती, जनता निराशा में चली जाती। इसलिए ज़रूरी था आंदोलन को वापस लेना। फिर गांधी का ये भी मानना था कि किसी आंदोलन को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि जनता की एक सहन क्षमता होती है और जनता को एक समय के बाद विश्राम की आवश्यकता होती है, ताकि नए आंदोलन के लिए फिर से नई ऊर्जा ग्रहण की जा सके। तो ये कारण भी था कि गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन गांधी के इस असहयोग आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्व है। एक तो ये पहला व्यापक जन भागीदारी वाला आंदोलन था, बहुत बड़े पैमाने पे लोग इसमें शामिल हुए। दूसरी चीज़ कि पहली बार ब्रिटिश सरकार असहाय थी, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस ने इस तरीके के अहिंसक आंदोलन पहले नहीं देखे थे। तो ब्रिटिश पुलिस भी असहाय थी कि ऐसे आंदोलनों को किस प्रकार कुचला जाए। तो ये इस आंदोलन का ये महत्व रहा
कि पहली बार ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई, और दूसरी चीज़ कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग इस आंदोलन में शामिल हुए और बड़ी संख्या में इसमें महिलाएं भी शामिल हुई इस आंदोलन में। तो ये असहयोग आंदोलन था। अब असहयोग आंदोलन के बाद हम स्वराज पार्टी के बारे में करेंगे। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई, असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया 1922 में और गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, तो अब ये प्रश्न उठा कि जो 1919 के अधिनियम, जो 1919 का अधिनियम पारित हुआ था, तो उसके तहत अब विधानसभाओं के चुनाव होने थे 23 में। तो अब कांग्रेस में ये सवाल उठा कि विधानसभाओं के चुनाव लड़े जाएं कि नहीं लड़े जाएं, विधानसभाओं में प्रवेश किया जाए कि नहीं किया जाए। अब पहले ही गांधी जी ये कह चुके थे, कांग्रेस 1919 के सुधारों से नाराज़ थी और गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस विधानसभाओं का बहिष्कार करेगी। लेकिन असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद अब कांग्रेस में दो घड़े बन गए, दो एक तरीके से वर्गों में बट गए कांग्रेस के लोग। एक घड़ा तो ये चाहता था कि जिस समय आंदोलन नहीं हो रहा है उस समय विधानसभाओं में प्रवेश किया जाए, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल जैसे नेता ये मानते थे कि विधानसभाओं का चुनाव लड़ा जाए और विधानसभाओं में प्रवेश किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी जैसे जो नेता थे, वो ये कहते थे कि नहीं, जिस समय आंदोलन नहीं चल रहा है उस समय हम गांधीवादी रचनात्मक कार्य करेंगे, जैसे हरिजनोत्थान, साफ सफाई, गांव में जाके लोगों को आंदोलन से जोड़े रखना, उनको राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना, जात पात का विरोध, छुआछूत का विरोध। तो ये सारे गांधीवादी रचनात्मक कार्य थे, जिनके माध्यम से जब गांधी जी आंदोलन नहीं चलाते थे तो जनता को इन रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जोड़े रखते थे अपने से। तो ये लोग ये मानते थे कि गांधीवादी रचनात्मक कार्य किया जाए। तो इस तरीके से कांग्रेस में दो विचारधारा के लोग हो गए, जो ये मानते थे कि नहीं, गांधीवादी रचनात्मक कार्य किया जाए, ये कहलाए अपरिवर्तनवादी, और जो नेता ये मानते थे कि विधानसभाओं में प्रवेश किया जाए वो कहलाए परिवर्तनवादी। अब CR दास और मोतीलाल नेहरू जो थे ये विधानसभाओं में प्रवेश के समर्थक थे। 1922 में जब गया अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो इसके अध्यक्ष थे CR दास। हालांकि CR दास उस समय जेल में बंद थे, तो CR दास इसके अध्यक्ष थे। अब जो परिवर्तनवादियों का ये प्रस्ताव था कि विधानसभाओं में प्रवेश किया जाए, ये प्रस्ताव गिर गया, ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। और जब प्रस्ताव नहीं पास हो पाया तब मोतीलाल नेहरू और CR दास ने नाराज होकर इन्होंने 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया और इस तरीके से ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ। अब लेकिन एक चीज़ थी कि ये जो स्वराज पार्टी बनी, इसमें इन्होंने कांग्रेस से अपने आप को अलग नहीं किया, बल्कि इन्होंने कांग्रेस के ही कार्यक्रम को अपनाया। बस ये था कि ये विधानसभाओं में प्रवेश के समर्थक थे। इसके अलावा जो नेता थे, चाहे वो परिवर्तनवादी हों चाहे अपरिवर्तनवादी, इनको ये पता भी था कि 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो उसका बहुत बड़ा नुकसान राष्ट्रीय आंदोलन को उठाना पड़ा था। तो ये भी कारण था कि यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ, बल्कि स्वराजियों ने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही अपनाया और ये विधानसभाओं में शामिल हुए। बाद में इसको कांग्रेस ने भी स्वीकार किया और जब गांधी जी 24 में जेल से छूटे तो गांधी जी ने भी स्वराजियों के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया और स्वराजियों ने भी गांधी के जो रचनात्मक कार्य थे उनको स्वीकार किया और इस तरीके से स्वराजियों को ये अनुमति मिल गई थी कि वो विधानसभाओं में प्रवेश करें। अब स्वराजियों ने विधानसभाओं में प्रवेश किया, चुनाव लड़ा और जो सेंट्रल, ये काफ़ी सफल भी रहे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें ये 42 सीटों
पर विजयी हुए। मध्य प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी थी ये, पूर्ण बहुमत से आए। संयुक्त प्रांत में विजयी रहे। इसके अलावा बंगाल में इनको काफ़ी सफलता मिली। तो इस तरीके से स्वराजी काफ़ी सफल रहे इस आंदोलन में, और इस तरीके से इन्होंने विधानसभाओं में प्रवेश किया। स्वराजियों का ये मानना था कि जिस समय आंदोलन नहीं चल रहा है उस समय अगर हम विधानसभाओं में प्रवेश करेंगे तो विधानसभाओं को एक मंच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक मंच के रूप में इस्तेमाल करके हम जो भी ब्रिटिश सरकार कानून लाएगी या अध्यादेश लाएगी उसको रोकने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जनता को जोड़े रखेंगे, राजनीतिक रूप से शिक्षित करेंगे विधानसभाओं के माध्यम से। इसके अलावा इनका ये भी मानना था कि अगर विधानसभाओं में प्रवेश नहीं करती है कांग्रेस, तो जो कांग्रेस विरोधी लोग हैं वो प्रवेश करेंगे और इसका इस्तेमाल कांग्रेस के विरोध में करेंगे। तो ये भी एक कारण था। स्वराजी सफल भी रहे कुछ हद तक। जैसे स्वराजियों की बहुत बड़ी सफलता रही कि 1925 में जो केंद्रीय विधानसभा है उसके अध्यक्ष बने विट्ठल भाई पटेल। इसके अलावा स्वराजियों ने जो भी विधेयक प्रस्तुत होता था उसमें ये रोड़ा अटकाते थे, और अध्यादेश के माध्यम से गवर्नर को पारित करना पड़ता था ये सारा प्रस्ताव। इसके अलावा जो पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया गया था उसका विरोध किया स्वराजियों ने। इनके विरोध कारण पास नहीं हो पाया। स्वराजियों की मांग के परिणाम स्वरूप ही 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए मुड्डी मैन कमेटी का गठन किया गया था। इसके अलावा सेना का तीव्र भारतीयकरण करने के लिए एक स्क्रीन कमेटी बनाई गई थी जिसके सदस्य बने थे मोतीलाल नेहरू। तो इस तरीके से अपनी क्षमता भर स्वराजियों ने काफ़ी कार्य किए। हालांकि स्वराजी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए और धीरे धीरे स्वराजियों का मोह भंग होने लगा विधानसभाओं से। और जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई तब इन्होंने विधानसभाओं का त्याग कर दिया। तो इस तरीके से ये स्वराज पार्टी